हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए लाई हूँ नियर की आखिरी किस्त, जिसमें वकील जो है इनके ख़िलाफ़ जो है वो बयान पेश करता है और वो बताती है कि उन्होंने कोमल को जलाने की कोशिश की और एक सब्ज़ी वाले ने इसको बचाया। जब इसकी इत्तला उनके घर वालों को दी तो वहाँ से ये दोनों फरार हो चुके थे। जब जज सबूत पेश करने को कहता है तो वकील मासूमा की बहन तूबा को बतौर गवाह पेश करती है, जिस पर मज़हर और उसकी माँ हैरान हो जाते हैं। तो मज़हर झूठ बोलता है कि मैं इसको नहीं जानता, जिस पर वकील मज़हर और मासूमा की शादी की तस्वीरें पेश करती है। और जब तूबा से सवाल करती है वकील, तो तूबा सारी बात बताती है और बहुत रोती है और बताती है कि इस मज़हर ने मेरी बहन तूबा को जहर दे दिया और ये भी इल्ज़ाम लगाया कि हमारे हंसते बसते घर को इसने उजाड़ दिया। और जब दूसरा गवाह वकील पेश करती है तो वो कोमल के बाप को पेश करती है, जिस पर वो अपना मौक़िफ़ पेश करता है और बयान देता है कि मज़हर और उसकी माँ ने मेरी बेटी को जलाने की कोशिश की, इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जिस पर जज इस नताइज पर पहुंचती है कि ये कातिल और मुजरिम है और मज़हर को सज़ाए मौत और इसकी माँ इशरत को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। ये सुनकर मज़हर के होश उड़ जाते हैं और इसकी माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जुल्म ज़्यादा देर तक नहीं रहता। इधर अनमोल और अदील और उसकी माँ खुशी खुशी कमरा अदालत से बाहर आते हैं और अगले दिन अनमोल घर आकर सोशल मीडिया पर बहुत अहम पैगाम देती है। वो कहती है कि लड़की अपना घर बचाने के लिए जुल्म सहती है और बदनामी के डर से ये सब सहती है। खुदारा खुद अपनी बेटी बहन को घरेलू तशद्दुद का निशाना ना बनने दें। जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाना जुल्म को मजबूत बनाता है। ये कानूनी जुर्म है, मजहबी तौर पर गुनाह है और माशरती तौर पर एक बुराई है। बस इस जुल्म का निशाना किसी को ना बनने दें। अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। इधर अनमोल कोमल के पास आती है और सऊद के बारे में बात करती है। कोमल अनमोल का शुक्रिया अदा करती है और उसको कहती है कि तुम अदील को अपना लो, तुम जो कहोगी वैसा ही होगा। वो हर तरह से उसको मोटिवेट करती है कि तुम्हारी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी। जिस पर अनमोल कहती है कि शादी से ही ज़िंदगी में खुशहाली आती है, क्या मर्द ही सब कुछ होता है? ये बातें अदील सुन रहा होता है। कोमल इसको बताती है कि अदील अपनी इंगेजमेंट रिंग भी वापस कर चुका है और इसने अम्मा से तुम्हारे लिए बात भी की है। जिस पर अनमोल हैरान हो जाती है और कोमल अनमोल से कहती है कि मैं उसको माफ़ नहीं कर सकती। जिस पर अनमोल कहती है मैं कैसे भुला दूँ सब कुछ जो जिस इंसान ने मुझे बर्बाद कर दिया। जिस पर अनमोल कहती है कि इरम का क्या कसूर है, वो भी तो मोहब्बत करती है ना। जिस पर कोमल कहती है कि वो इरम से मोहब्बत नहीं करता। जिस पर अनमोल कहती है कि जो सबके सामने मोहब्बत का इनकार कर सकता है वो इकरार भी कर सकता है। जिसे जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो पीछे अदील को देखती है और अदील वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह कबीर की बहन यानी अनमोल की फूफो घर आती हैं और वो माफ़ी मांगती हैं और बताती है कि मैंने तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं अनमोल पर और मैं अपने गुनाहों का इकरार करने आई हूँ। और ये इकरार करती है कि मैंने कोमल के साथ ज़्यादती की है। मैंने इसका रिश्ता लेने के लिए इसलिए इनकार किया था कि मैं ये डर गई थी कि तुम खर्चा जो है इसके हाथ में रखने न लग जाओ। लेकिन जब मैंने कोमल के जहेज़ और इसकी चमकती गाड़ी देखी तो मेरे दिल में और लालच बढ़ गया और मैंने अनमोल का रिश्ता ले लिया। और मैंने तुम्हारे बच्चों के बारे में नहीं बल्कि मैंने अपने बच्चों अरसलान और इरम का सोचा। वो बहुत रोती है। इधर इरम घर में अपनी माँ को आवाज़ देती है, पूरे घर में देखती है लेकिन उसकी माँ कहीं नहीं मिलती। लेकिन अचानक जब वो अपने हाथ में रिंग देखती है तो उसके हाथ में रिंग नहीं होती। वो देखकर परेशान हो जाती है। इधर जब अदील सामने आता है अपनी खाला के, तो उसकी खाला अदील से माफ़ी मांगती है
اور عدیل اپنی خالہ کو معاف کر دیتا ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ کبھی انمول اور عدیل کی شادی کروا دو۔ مت سوچے دنیا کیا کہے گی، بس اپنی بیٹی کی خوشیوں کا سوچو۔ انمول کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی بیوگی میرے لیے بوجھ ہے، میں اس بوجھ سے چھٹکارا چاہتی ہوں۔ ادھر سے ارم آ جاتی ہے اور اپنی ماں سے انگوٹھی کے بارے میں پوچھتی ہے اور روتی ہے، جس پر اس کی ماں کہتی ہے میں نے تمہارا رشتہ توڑ دیا ہے۔ لیکن ارم کہتی ہے کہ میں عدیل تم سے پیار کرتی ہوں۔ عدیل اماں کی بات مت سننا، تم مجھے خود سے الگ مت کرنا۔ یہ بات سن کر انمول اندر جانے لگتی ہے کہ عدیل اس کو روک لیتا ہے اور سب کے سامنے محبت کا اظہار کرتا ہے کہ ارم یہ رشتہ تم نہ ختم کرتی تو میں اس کو ختم کر دیتا۔ محبت زبردستی نہیں ہوتی، اور انمول سے کہتا ہے کہ تم اگر معاف کر دو گی میں تمہارا انتظار کروں گا۔ یہ سن کر ارم انمول کو تانا دیتی ہے کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی، تم نے چھین لیا مجھ سے عدیل کو۔ ارم بہت کچھ کہتی ہے ارم کو، جس پر وہ یہ بھی تانا دیتی ہے کہ میرے بھائی کی مر جانے کا تم نے فائدہ اٹھایا۔ یہ سن کر اس کی ماں طیش میں آ جاتی ہے اور ارم کے منہ پر تھپڑ مار دیتی ہے اور اسے گھر جانے کا کہتی ہے۔ ادھر انمول کو ساری باتیں یاد آتی ہیں اور ادھر عدیل کو اپنی خالہ کی باتیں یاد آتی ہیں۔ اگلی صبح ارم کی ماں ارم کے پاس آتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا ہو گیا بیٹا، اٹھو ناشتہ کرو، میں نے تمہاری لیے کالج میں پڑھائی کی بات کی ہے، میں نے سوچا ہے تمہیں پڑھاؤں گی۔ لیکن جب ارم اپنے رشتے کی بات کرتی ہے کہ میں عدیل سے محبت کرتی ہوں تو اس کی ماں کہتی ہے یہ کیسی محبت ہوئی، تمہاری محبت میں کھوٹ تھا، ورنہ عدیل پر اس کا اثر ضرور ہوتا۔ ارم کو اپنی ماں کی باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں۔ اس کی ماں اس کو حوصلہ دیتی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا تمہیں کچھ مانگنا نہیں پڑے گا، سب کچھ تمہاری جھولی میں ہو، چلو اٹھو اور ناشتہ کرو۔ وہ مان جاتی ہے اور اپنی ماں کے ساتھ چل دیتی ہے۔ ادھر عشرت کے پاس پولیس آتی ہے اور بتاتی ہے کہ اپنے بیٹے سے مل لو، کل آخری تاریخ ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کون سی آخری تاریخ؟ پولیس کو اس کو پاگل کہہ کر کہتے ہیں کہ تمہارا تو دماغ الٹ ہو گیا ہے، جس پر وہ اس کو بتاتے بھی ہیں کہ تمہارے بیٹے کو سزائے موت ہونے والی ہے، اس کا آج آخری دن ہے۔ لیکن اس کی ماں کہتی ہے میں اسے نہیں ملنا چاہتی، جاؤ اس کو مار دو، مجھے نہیں چاہیے ایسا بیٹا۔ وہ بالکل پاگل ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے بعد سعود بڑا ہو جاتا ہے، ساری فیملی پھر ہنستی مسکراتی نظر آتی ہے، وہ خوشیاں جس کو زنگ لگ گیا تھا وہ واپس آ جاتی ہیں، اور معاشرے کو ایک پیغام دیا جاتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں جو ہے وہ بوجھ نہیں ہیں اور جہیز ایک لعنت ہے، بیٹیوں کے رشتے سوچ سمجھ کے کیے جائیں۔ دیکھتے رہیے میرا چینل، میں آپ کو مزید اپڈیٹ کرتی رہوں گی۔ شکریہ۔